हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल आपके, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो जाके जरूर देखो। ओके, पूरा कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड और फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या फिर आप बोल सकते हो कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो देखिए, तीन मेन डिसीजन होते हैं एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेने होते हैं। सबसे पहले इन्वेस्ट कहाँ करेगा वो, ये समझो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, जिससे पैसा कहाँ से आएगा, लोन लोगे या इक्विटी शेयर इशू करोगे। ओके, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, दो तरीके के जो अभी हम लोग समझेंगे। और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन, वो भी आज समझेंगे अगर टाइम मिल जाए तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। देखिए, आज का क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या था कि हमारा रेशियो क्या होगा फिक्स्ड एसेट में और करंट एसेट में इन्वेस्ट करने का। ओके, आप जाके देख लेना, वो वीडियो प्लेलिस्ट में ही है। अब आज है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब पैसे कहां से लाएंगे हम। ओके, पूरे तो पैसे खुद के होते नहीं है, तो या तो दो ही रास्ते होते हैं। कितने रास्ते होते हैं? दो रास्ते होते हैं। देयर आर टू वेज। एक तो होगा आपका ओनर्स फंड, ओके, और दूसरा होगा आपका बोरोड फंड। ओनर्स फंड में क्या है, आप शेयर इशू करोगे, पब्लिक शेयर खरीदेगी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। और इसमें आपको कंपलसरी नहीं है डिविडेंड देना, ये जानो, ये तो आपके ऊपर है। डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट देना भी कंपलसरी नहीं है। बट जब आप बोरोड फंड लोगे तो आप किससे लोगे? बैंक से लोगे, या तो डिवेंचर इशू करोगे। ये जानो, इसमें भी इंटरेस्ट देना है, इस पे भी इंटरेस्ट देना है। तो आप ये चेक करोगे कि किसका कॉस्ट ज्यादा है। यहाँ पे आपको अंडर राइटर का खर्चा, यस और नो, मान लो मिडिल मैन का खर्चा, यहाँ पे भी तो प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, ये भी खर्चा है यहाँ पे शेयर इशू करने में। बट यहाँ पे क्या खर्चा है, आपको इंटरेस्ट देना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो लौटाना ही है। तो आप ये खर्चा क्या है, इसको क्या बोला जाता है? ये जो इंटरेस्ट है यहाँ पे देना है, ये जो आपका अंडर राइटिंग कमीशन, फिर आपका मिडिल मैन का खर्चा, प्रोस्पेक्टस का खर्चा इशू करने का, ये सब क्या है? ये सब कॉस्ट है। तो आपको ये भी एनालाइज करना है कि कौन सा हम रास्ता चुने जिसमें कॉस्ट कम लगे। हमारा कमाई भी तो होना चाहिए ना, इतना कमाई हो जाना चाहिए कि हमारा कॉस्ट निकल जाए, सैलरी वगैरह सब कुछ देके। तो यही चीज है, यही आपका मेन मुद्दा है। चलिए आगे डिटेल में देखते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट यही है, फाइनेंसिंग डिसीजन डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स। यस और नो, कौन सा सोर्स? या तो ओनर्स फंड या तो बोरोड ऑफ फाइनेंस, अमाउंट टू बी रेज्ड फ्रॉम ईच सोर्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। कॉस्ट भी ध्यान रखना है कि कितने खर्चे लगेंगे, उसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा खर्चा है, और कौन सा सोर्स हम कौन सा सोर्स चुनने वाले हैं। ओके, ए कंपनी कैन रेज फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज बाय इशू ऑफ शेयर, जो मैंने अभी बोला, शेयर इशू करके, डिवेंचर, उधर डिवेंचर है, एंड बाय टेकिंग लोन, हम लोन भी ले सकते हैं। तीन चीज बोला, तीन चीज लिखा हुआ। द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस, शेयर होल्डर्स और ओनर्स फंड। यस और नो, दे कंसिस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग। इसमें क्या क्या हो सकता है? एक तो आपका जो बचाया हुआ पैसा रहेगा, सेविंग। रिटेन अर्निंग को ही क्या बोलते हैं हम लोग? सेविंग बोलते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, रिटेन अर्निंग या आप बोल लो सेविंग। तो एक सेविंग होगा, और आप क्या करोगे? इक्विटी शेयर इशू करोगे, पब्लिक खरीदेगी। तो एक ये रास्ता हो गया। दूसरा बोरोड फंड, दे रेफर्स टू फाइनेंस रेज्ड इन डिवेंचर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डेट। तो अदर फॉर्म्स ऑफ डेट मीन्स बैंक, डिवेंचर, या पब्लिक को भी आप इशू कर सकते हो। सॉरी, पब्लिक से भी आप लोन ले सकते हैं, इशू नहीं, इशू तो इधर है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, यही दो रास्ते हैं। चलिए, फाइनेंसिंग डिसीजन इज कंसर्न विद डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम ओनर्स फंड एंड हाउ मच फ्रॉम बोरोड फंड। ये भी हो सकता है कुछ ओनर्स फंड से ले ले, कुछ बोरोड फंड से ले ले, कुछ बैंक से लोन ले लिया, कुछ शेयर इशू कर दिए, ये भी हो सकता है। बोरोड फंड आर मोर रिस्की एज दे इन्वॉल्व कमिटमेंट ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट एंड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंटरेस्ट तो देना ही देना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको लौटाने होंगे जो भी डेट गिवन होगा। ऑन द अदर हैंड, ओनर फंड आर लेस रिस्की
एज देयर इज नो सच कमिटमेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ऐसा तो नहीं है कि आपको डिविडेंड देना ही है हर साल, आप बंद दो, ठीक है। और पेमेंट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल भी नहीं लौटाने हैं आपको, क्योंकि जो शेयर खरीदते हैं दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। यस और नो, ये तो आपको पता ही है। तो मेन मुद्दा समझ में आ गया, क्या क्या था फिर से बता देता हूं। इधर है ओनर फंड, जिसमें हम शेयर इशू करेंगे, पब्लिक खरीदेगी, हमारे पास पैसा आएगा। इसमें ना ही आपको डिविडेंड देने की जरूरत है, ऐसा कंपलसरी तो नहीं है, और ना ही आपको प्रिंसिपल अमाउंट लौटाने की जरूरत है। बट अब बोरोड फंड में क्या होगा, या तो आप बैंक से लोन लोगे तो इसका भी इंटरेस्ट, या आप डिवेंचर इशू करोगे, ये भी एक प्रकार का लोन है, इसका भी इंटरेस्ट, या फिर पब्लिक से लोगे, ओके, ये शेयर इशू नहीं हो रहा है, ओके, पब्लिक से लोन लोगे, इसका इंटरेस्ट। तो इसमें क्या है, कॉस्ट ज्यादा है, इसमें कॉस्ट ज्यादा है, इसमें कॉस्ट कम है। अब ये भी देखना होगा आपको, इसमें भी प्रोस्पेक्टस इशू करने होंगे आपको, अंडर राइटर का कमीशन, फिर आपको जो भी मिडिल मैन ब्रोकर वगैरह लेंगे, तो ये भी देखना है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन। कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करता है फाइनेंशियल डिसीजन को, चलिए देखते हैं। नंबर 1, कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इज डिफरेंट। सही बात है, अलग अलग सोर्सेस का अलग अलग कॉस्ट होगा, किसी का इंटरेस्ट ज्यादा होगा, कहीं अंडर राइटिंग कमीशन का ज्यादा खर्चा होगा। इफ द इंटरेस्ट रेट ऑन डेब्ट इज लेस, अगर लोन का इंटरेस्ट रेट कम है, देन मोर डेब्ट इज प्रीफर्ड एज कंपेयर टू इक्विटी, तब हम लोन की तरफ जाएंगे, डेब्ट की तरफ जाएंगे। हाउएवर इन केस ऑफ हायर कॉस्ट ऑन डेब्ट, जब कॉस्ट ज्यादा होगा डेब्ट का, तो हम क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे, सिंपल, ओके। तो ए प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजर जनरली प्रीफर द चीपेस्ट सोर्स, कोई भी चीपेस्ट सोर्स ही चूज करेगा। फिर हम देखेंगे रिस्क, तो द रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज डिफरेंट। एवरी बिजनेस हैज टू काइंड ऑफ रिस्क। एक होता है, दो तरीके का रिस्क होता है, एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क, जो आपको देने ही देने हैं पैसे, ओके। जैसे मान लो दैट इज रिस्क ऑफ इनएबिलिटी टू मीट फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, रेंट देना है, सैलरी देना है, इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, और ऊपर से आपको इंटरेस्ट भी देना होगा आप जब आप लोन ले लोगे, और या फिर आप शेयर इशू करोगे तो आपको अंडरराइटिंग कमीशन का, प्रोस्पेक्टस का खर्चा। बट ये तो ऑपरेटिंग जो रिस्क है ये तो देना है ना। फाइनेंशियल रिस्क भी होता है, रिस्क ऑफ इनएबिलिटी टू मीट फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, अलग अलग चार्जेस है, इंटरेस्ट पेमेंट, प्रेफरेंस डिविडेंड, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, तो ये आपको क्या है, ये दे रहे हैं, ओके। मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विथ बोरोड फंड। सही बात है, बोरोड फंड जो है ना, बैंक जो है यहाँ ज्यादा रिस्क है, क्योंकि ये बैंक जब लोन देगी तो आपको इंटरेस्ट तो हर महीने देना है, और फिर आपका क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है, बिकॉज इट रिक्वायर्स रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सही बात है, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ गया, बहुत आसान है। फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, जब कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, प्रोस्पेक्टस का खर्चा, ब्रोकरेज का खर्चा, ओके, मिडिलमैन ब्रोकर का खर्चा, अंडरराइटिंग कमीशन का खर्चा, तो उसी को फ्लोटेशन कॉस्ट बोला जाता है, ओके। तो कंपनी देखेगी कि हाँ फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, तो दूसरा रास्ता अपनाएगी, दूसरे सोर्स है, बहुत सारे सोर्स है, ओके। तो फ्लोटेशन कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशू ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स आप प्रेफरेंस शेयर मान लो, इक्विटी शेयर मान लो, ये सब क्या है, डिवेंचर मान लो, ओके। तो और क्या क्या खर्चा है, फॉर एग्जांपल अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, लिस्टिंग चार्ज एक्सेट्रा। तो ये देखेगी कि कौन सा सोर्स चीपेस्ट है, वहां जाएगी, ओके। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब समझ में आ गया, जब शेयर इशू करता है कंपनी तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसी खर्चे को फ्लोटेशन कॉस्ट बोला जाता है। कैसे कैसे खर्चे, ब्रोकर का खर्चा, अंडरराइटिंग कमीशन का खर्चा, ओके, और क्या था आपका, स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा, चलिए, लिस्टिंग चार्जेस, ओके, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होता है ना, उसका चार्ज। चलिए नेक्स्ट, कैश फ्लो पोजीशन। ए कंपनी विथ स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन कैन टेक एडवांटेज ऑफ डेट। पैसा आ रहा है, इनफ्लो है पैसे का, ओके, इनफ्लो कंपनी में आ रहा है, पैसे आते हैं, रेगुलर बेसिस पे आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, तो बैंक से लोन ले लो, सारा काम करके वो इंटरेस्ट चुका देगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी एक दिन, जो भी जब मैच्योरिटी डेट आएगा तो प्रिंसिपल अमाउंट भी वो चुका सकता है,
क्योंकि उसका इनफ्लो अच्छा है ना, तो आप डेट ले लो। एज इंटरेस्ट पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट कैन इजीली मेड, सही बात है, इंटरेस्ट भी आप पे कर पाओगे सही समय पे और रीपेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट भी आप पे कर दोगे। हाउएवर ड्यूरिंग कैश शॉर्टेज, अगर कैश का शॉर्टेज है तो इक्विटी शुड प्रीफर, तब आप इक्विटी लो। आपका इनफ्लो अगर कम है तो इक्विटी सही है, आपको डिविडेंड कंपलसरी नहीं है देना और ना ही आपको जो क्या बोलते प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी कंपलसरी उतना नहीं है देना। ओके, नहीं है देना, कंपलसरी है ही नहीं। और इसमें क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, firm with higher level of fixed operating cost like rent, insurance premium, salary must prefer owners fund। जिसका रेंट बहुत ज़्यादा आता है, इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत हाई लेवल का है, सैलरी बहुत सारे मान लो एम्प्लॉइज है, सैलरी देना है, तो वो ओनर्स फंड में जाता है, शेयर इशू करते हैं। क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं। ओके, इंटरेस्ट कहाँ से देंगे, बैंक को। एज इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट विल फर्दर एड टू द कॉस्ट बर्डन, एक तो ये सब तो देना ही है, ऊपर से एक और ऐड हो जाएगा आपका बैंक का इंटरेस्ट या डिवेंचर का इंटरेस्ट, ये सुनो, तो कहाँ जाएंगे, वो ओनर्स फंड की तरफ। आगे बढ़ते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, जैसे ही मैं हटूं, चलिए अभी और है। कंट्रोल कंसिडरेशन, इशू ऑफ मोर इक्विटी शेयर में लीड टू क्या, डिल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। अब देखो, इसका मतलब समझो, जब आप शेयर इशू करते हो तो शेयर होल्डर्स ओनर ऑफ द कंपनी हो जाते हैं, तो वो कंट्रोल, उनके हाथ में भी कंट्रोल चला जाता है। तो बाकी जो शेयर होल्डर्स है, अगर वो चाहते हैं कि चलो कंट्रोल जाने से कोई बात नहीं है, तब तो ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि कंट्रोल ना जाए उनके हाथ में, क्योंकि उनको मीटिंग में बुलाना होगा, ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप 11 में पढ़े होंगे, वहाँ आपको सब पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन बताना होगा, मतलब कंट्रोल उनके हाथ में भी रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने शेयर खरीदा है एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, तो कंट्रोल तो रहेगा ही। तो अगर जो शेयर होल्डर है पहले से, वो अगर चाहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कंट्रोल अगर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं चाहते तो शेयर इशू नहीं होगा, आप डेट की तरफ जाओगे, आप बैंक से लोन लोगे। तो डेट फाइनेंसिंग हैज नो सच इम्प्लीकेशन। इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वांट टू रिटेन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कंपनी, देन डेट शुड बी प्रीफर्ड। अगर वो चाहते हैं कि कंट्रोल बिल्कुल भी ना जाए हाथ से, तो डेट प्रीफर करेगा। हाउएवर इफ दे डोंट माइंड लूजिंग कंट्रोल, और वो चाहते हैं कि कोई बात नहीं, कंट्रोल अगर चला जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, देन द कंपनी में गो फॉर इक्विटी, तब शेयर इशू करेंगे, और भी लोग आएंगे शेयर खरीदेंगे, उनके हाथ में कंट्रोल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कंट्रोल कंसिडरेशन। सीधा बात है, अगर कंट्रोल नहीं देना है तो डेट की तरफ जाओ, कंट्रोल देने से कोई आपत्ति नहीं है शेयर होल्डर्स को, तो इक्विटी शेयर इशू करो। सिंपल लैंग्वेज में समझना है, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, बस मेन मुद्दा यही है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, अब देखो इसको समझो। द कंडीशन इन द स्टॉक मार्केट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। सही बात है, स्टॉक मार्केट को देख के भी आपको ये फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो स्टॉक मार्केट को देख के भी चूज करता है कि कौन सा रास्ता चुना जाए, डेट चुना जाए या ओनर्स फंड चुना जाए, मतलब बोरोड फंड या ओनर्स फंड। इन द बूम पीरियड, जब बूम पीरियड चल रहा है, एकदम सबके जेब में माल भरती है, एकदम पैसा ही पैसा है, तो क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे, क्योंकि शेयर इशू करेंगे, शेयर खरीदेंगे लोग, क्योंकि पैसा है। बट ड्यूरिंग डिप्रेशन, जब पैसा नहीं है, ओके, यहाँ तो पैसा खूब है जेब में, यहाँ पैसा है नहीं, तो डेट में बी यूज टू रेज फाइनेंस एज पीपल लुक मोर टू सेफ्टी देन इनकम। तो क्या चूज करेंगे, वो बैंक से लोन लेना पसंद करेंगे, डिवेंचर इशू करना पसंद करेंगे, बट शेयर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि शेयर इशू करेंगे कोई खरीदेगा नहीं, पैसा है नहीं किसी के पास। समझ में आया? बूम पीरियड में शेयर और डिप्रेशन के पीरियड में आपका डेट, कहाँ गया, हाँ, डेट में भी यूज टू रेज फाइनेंस। इजी। चलिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, देन interest to be paid on debt, then company should prefer more debt as compared to equity। अब मान लो हमारा जो इनफ्लो है, रिटर्न है, जो भी हमने इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न है, मान लो रिटर्न आता है 15% और डेट है 9%, तो ठीक है, डेट पे जाएंगे। ओके,
बट हाउएवर इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इंटरेस्ट रेट, अब इन्वेस्टमेंट रिटर्न का जो इन्वेस्ट रेट है वो है हमारा 8% और इधर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 12%, देन कंपनी शुड अवॉइड डेट एंड रिले मोर ऑन इक्विटी कैपिटल। तो लोन की तरफ नहीं जाना है, आप इक्विटी शेयर इशू करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, टैक्स रेट ध्यान से समझना, इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट जो पे होता है डेट पे, जब हम लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट पे करते हैं ना, वो एक्सपेंस माना जाता है एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टैक्सेबल इनकम, उससे हमारा टैक्स कम हो जाता है। वेयर डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ अर्निंग अवेलेबल आफ्टर टैक्स, और जो हम डिविडेंड पे करते हैं वो आफ्टर टैक्स पे करते हैं, टैक्स डिडक्ट होने के बाद जो प्रॉफिट आता है ना उसमें से डिविडेंड पे करते हैं। सिंस इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट डिडक्टेबल एक्सपेंसेस है, डेट इज प्रीफर्ड इन केस ऑफ हायर टैक्स रेट। तो हायर टैक्स रेट बढ़ा रहेगा, मान लो टैक्स रेट पूरा इंक्रीज है तो हम क्या प्रीफर करेंगे, डेट। हाउएवर इफ टैक्स रेट इज लोअर देन इक्विटी इज प्रीफर, अब टैक्स रेट लो रहेगा तो इक्विटी प्रीफर करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका डिविडेंड डिसीजन, जो कि लास्ट है। अब देखिए डिविडेंड डिसीजन क्या है। डिविडेंड डिसीजन रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट इट्स शेयर होल्डर। डिविडेंड डिसीजन involve deciding the amount of profit to be distributed among shareholder after tax and amount of profit to be retained in the business to meet investment requirement। कुछ समझ में नहीं आया, अभी समझाता हूँ। देखो होता क्या है, कंपनी क्या करती है, जैसे मान लो बहुत सारे खर्चे हैं कंपनी के, ओके, बहुत सारे एक्सपेंसेस है कंपनी के, जैसे रेंट देना है, इंटरेस्ट देना है, ओके, उसके बाद मान लो रेंट है, इंटरेस्ट है, सैलरी है, ओके, ये सब देने के बाद, ओके, ये सब माइनस करने के बाद एक अमाउंट आता है, ओके, एक अमाउंट आएगा, फिर इसमें से टैक्स माइनस होगा, तब जाके क्या आएगा, प्रॉफिट। ओके, तब जाके आपका क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट आने के बाद आप क्या करोगे, डिविडेंड हो गया। ये है कॉन्सेप्ट। जो भी एक्सपेंसेस वगैरह है, इंटरेस्ट दे दिया आपने, सैलरी दे दिया, जो भी कंपनी का रिक्वायरमेंट है, ओके, डे टू डे एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, बैंक से आपने लोन लिया, इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद जो अमाउंट आया उसमें से आपने टैक्स भी पे कर दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट आया उसमें से आफ्टर पेइंग द टैक्स, उसमें से आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड दोगे। ओके, कॉन्सेप्ट ये है। अब क्या करता है, कंपनी 100% डिविडेंड नहीं देता है, 100% डिविडेंड नहीं देता है, कुछ सेविंग भी करना होता है, जिसे हम कहते हैं रिटेन अर्निंग्स। ओके, तो जो प्रॉफिट आता है उसमें से दो काम होते हैं, प्रॉफिट जो आता है उसमें से दो काम होता है, एक होता है रिटेन अर्निंग और एक होता है आपका डिविडेंड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये है कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट आता है लास्ट में, उसके बाद डिविडेंड देना है, और रिटेन अर्निंग मतलब हम कुछ सेविंग भी करेंगे, ताकि इमरजेंसी में, इतने बड़ी कंपनी चला रहे हो तो इमरजेंसी में कुछ रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है ना, इमरजेंसी में आपको कैश की जरूरत पड़ सकती है, आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ सकती है, ये समझो। तो आप क्या 100% पूरा डिविडेंड ही देके पूरा आप क्या अपने क्या बैलेंस जीरो कर लोगे क्या, तो कुछ सेविंग या रिटर्न अर्निंग तो चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, द सरप्लस प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ फिक्स्ड लायबिलिटी। ये तो फिक्स्ड लायबिलिटी है ना, रेंट देना ही है, इंटरेस्ट देना ही है, सैलरी देना ही है, ओके, इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड आफ्टर, देखो यहाँ पे लिखा आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ फिक्स्ड लायबिलिटी, उसके बाद टैक्स भी देने के बाद आप क्या करोगे, डिविडेंड दोगे, और कीप असाइड इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न अर्निंग, और क्या करोगे, कुछ रिटर्न अर्निंग भी करोगे आफ्टर पेइंग द टैक्स एंड ऑल एक्सपेंसेस। ये है कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है ये। फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। नंबर 1, अर्निंग, अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट एंड प्रीवियस ईयर अर्निंग, सही बात है।
सो मोर अर्निंग्स विल एंश्योर ग्रेटर डिविडेंड। ज्यादा पैसे कमा रहे हो तो ज्यादा डिविडेंड दे देंगे, क्या जाता है। पैसा नहीं कमा रहे हो तो कम देना होगा। whereas लेस अर्निंग लीड्स टू डिक्लेरेशन ऑफ लो रेट ऑफ डिविडेंड। तो कम कमा रहे हो तो कम डिविडेंड दोगे, इसमें तो कॉन्सेप्ट पे कुछ है ही नहीं। कम कमा रहे हो तो कम डिविडेंड, ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा डिविडेंड। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अब आपकी कंपनी है, स्टेबल अर्निंग, हर साल 10 करोड़, अगले साल भी 10 करोड़, एग्जैक्ट 10 करोड़ तो नहीं होगा, लेकिन 10 करोड़ से मतलब क्या है, 1 लाख आगे पीछे हो सकता है या 2 लाख आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो 10 करोड़ के रेंज में ही होता है कि हर साल 10 करोड़ कमा रहे हो। तो क्या करोगे आप, डिविडेंड दोगे अच्छा खासा। तो कंपनी विथ स्टेबल एंड रेगुलर अर्निंग कैन अफोर्ड टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड। तब आप हायर डिविडेंड दोगे, स्टेबिलिटी है अर्निंग का आपका, आपको पता है कि मैंने पिछले 5 साल से 10 करोड़ तक कमाया है और आगे भी कमाऊंगा। ओके, तो एज कंपेयर टू कंपनी विच डज नॉट हैव सच स्टेबिलिटी इन अर्निंग। अब कुछ कंपनी के पास इतना स्टेबिलिटी नहीं होता है। ओके, इतना मतलब वो नहीं श्योर बोल सकते कि आगे भी हम कमाएंगे। उनका कभी मान लो 1 करोड़ हुआ था, कभी 3 करोड़ हुआ, तो कभी 50 लाख हुआ, ऐसा स्टेबिलिटी तो दिक्कत हो जाएगा आपको। तो जिनका स्टेबिलिटी है वो हायर डिविडेंड पे कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अब ये क्या है, सम कंपनीज फॉलो द पॉलिसी ऑफ पेइंग स्टेबल एंड स्टेडी डिविडेंड। कुछ कंपनी है जैसे 5% डिविडेंड देंगे, ये फिक्स कर देते हैं। ओके, थोड़ा उनका कमाई थोड़ा ऊपर नीचे हो चलता है, लेकिन वो डिविडेंड फिक्स कर देते हैं। ओके, एज इट सेटिस्फाइज द शेयर होल्डर। इससे क्या होता है, शेयर होल्डर को पता रहता है कि ये कंपनी अगर इस साल थोड़ा कम भी कमाएगी तो हमें डिविडेंड तो 5% तो देगी। ओके, स्टेबिलिटी, ये शेयर होल्डर के मन में एक सेटिस्फेक्शन रहता है। एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग कंपनीज रेपुटेशन, और इससे कंपनी का रेपुटेशन भी बढ़ता है कि ये कंपनी अगर कम भी कमाती है, किसी साल इसका थोड़ा कम प्रॉफिट भी होता है, तो लेकिन ये डिविडेंड हम लोगों को बराबर दे रही है। द इंक्रीज इन डिविडेंड इज मेड ओनली व्हेन द कंपनी इज कॉन्फिडेंट दैट देयर इज एन इंक्रीज इन देयर अर्निंग पोटेंशियल। हाँ, कंपनी ये 5% से इंक्रीज तभी जाएगी ऊपर जब उसको पता चलेगा। ओके, जब वो एनालाइज करती है ना कंपनी, ऐसे तो पता नहीं चलता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के, स्टॉक मार्केट को देख के एनालाइज करती है कि हाँ इस बार हमारा अर्निंग कुछ अच्छा खासा होने वाला है, तो जाके, एंड नॉट जस्ट अर्निंग ऑफ द करेंट ईयर, तो तब जाके वो क्या करेगी, थोड़ा आगे बढ़ेगी, थोड़ा अच्छा डिविडेंड देगी, इंक्रीज करेगी डिविडेंड के जो भी रेट है। इट मीन्स डिविडेंड पर शेयर इज नॉट चेंज इफ द चेंज इन अर्निंग इज स्मॉल। हाँ, मान लो 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ, अब 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख प्रॉफिट हो गया। ओके, 1 करोड़ 10 लाख प्रॉफिट हो गया, तो क्या होगा, तब नहीं देगी, कम अमाउंट में चेंज नहीं करेगी परसेंटेज। कुछ ह्यूज अमाउंट अगर चेंजेस हुआ कि आज 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, नेक्स्ट ईयर 2 करोड़ होने वाला है, हाँ कुछ ऐसा, या 2.5 करोड़ होने वाला है, तब जाके ये अपना जो स्टेबिलिटी है इसको ब्रेक करेगी और 5% से 6% या 7% या 8% जो भी करना चाहे वो करती है। ओके, तो कुछ अच्छा खासा चेंजेस आना चाहिए प्रॉफिट में, तब जाके ये ब्रेक करेगी अपना जो भी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड है, वरना वही फिक्स चलता रहेगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कंपनीज विद ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रीफर टू रिटेन मोर मनी आउट ऑफ देयर अर्निंग to finance the required investment. So companies have growth prospectus in near future, declare lesser dividend as compared to companies which do not have any growth plan. अब कंपनी क्या चाहती है कि अब कंपनी ग्रो करना चाह रही है। ओके, मान लो कुछ और प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हो, या फिर कहीं और दूसरे स्टेट में अपना कंपनी का जो भी और एक ब्रांच है वो खोलना चाहती हो, फैक्ट्री नया लगाना चाहती हो, तो कंपनी कम डिविडेंड देगी, बचा के रखेगी ना, पैसा रिटेन कर लेगी। ओके, सेव कर लेगी। बट अगर कंपनी को ऐसा कोई प्लान नहीं है फ्यूचर में कि अपना ग्रो करना है, तो वो ज़्यादा डिविडेंड देगी। सिंपल, वही लिखा हुआ है। समझ में आ गया? कंपनी को अगर ग्रो करना है तो लेस डिविडेंड, कंपनी को ग्रो नहीं करना है तो हायर डिविडेंड। आप अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। वैसे ये तो आपको पता ही है मैं कहाँ से पढ़ाता हूँ, पूनम गांधी एंड संदीप गर्ग, दोनों का मिक्सर। कैश फ्लो पोजीशन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व एज आउटफ्लो ऑफ कैश। ए कंपनी में बी प्रॉफिटेबल बट शॉर्ट ऑन कैश। इन केस ऑफ सरप्लस कैश फर्म कैन पे मोर डिविडेंड। अब सीधा बात है, कैश फ्लो जो हो रहा है अच्छा खासा हो रहा है, पैसा आ रहा है तो अच्छा डिविडेंड दे दो, पैसा नहीं आ रहा है अच्छा डिविडेंड मत दो डिविडेंड। ओके, ड्यूरिंग शॉर्टेज ऑफ कैश कंपनीज डिक्लेयर नो और वेरी लो डिविडेंड, या तो नहीं देगी डिविडेंड या बहुत कम अमाउंट का डिविडेंड देगी। अगर सरप्लस कैश है तो अब डिविडेंड देगी। इसमें क्या है, ये तो आप ये भी लिख दोगे तो चलेगा। ये सब तो एक बच्चा वाला खेल है।
shareholder preference. The preference of shareholder are usually kept in mind while declaring dividend. If the shareholder prefer to get at least a certain amount of dividend, then the company will likely to declare the same. For example, retired, old, poor. हाँ, जो शेयर डिपेंड है डिविडेंड पे कि कंपनी डिविडेंड देगी तब हम अपना कुछ, मान लो कुछ भी उनका पर्सनल कुछ भी खर्चा हो सकता है, घर चल रहा है उसी डिविडेंड से, तब कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देती है। वो देखती है कि हाँ मेरे शेयर होल्डर मेरे डिविडेंड का इंतजार कर रहे होंगे, वो मेरे डिविडेंड पे ही टिके हुए हैं, ओके, तो डिविडेंड वो देगी। फॉर एग्जाम्पल रिटायर्ड जो है, old है, poor shareholders है, expect regular and stable amount of dividend. However, in case of rich shareholder, company may declare low dividend. Okay, rich shareholder है उनको low dividend भी दे देगी, but जो retired है, old है, poor shareholder है, उनको कंपनी क्या करेगी, रेगुलर एक स्टेबल डिविडेंड देती है। ओके, तो वही चीज लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है। ओके, टैक्सेशन पॉलिसी। In the present taxation policy, dividend income is tax-free income in the hand of shareholder. हाँ, एक बार पढ़ लेते हैं। So they prefer higher dividend. However, dividend distributed tax is levied on the company. कंपनी जब डिविडेंड देती है तो ये डिविडेंड, जब कंपनी डिविडेंड देती है तो बहुतों को देती होगी, बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे, एक तो होंगे नहीं, तो कंपनी को टैक्स देना पड़ता है उस डिविडेंड पे। बट जो डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलता है उस डिविडेंड पे शेयर होल्डर को टैक्स देना नहीं पड़ता। यही कॉन्सेप्ट है। ओके, समझ में आया? शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता शेयर होल्डर का। कंपनी जब डिविडेंड देती है तो कंपनी को बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे डिविडेंड हो जाता है। ये सुनो, बहुत सारे शेयर होल्डर्स है तो डिविडेंड का जो अमाउंट हो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो क्या है, टैक्स देना पड़ता है। इन केस ऑफ हायर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, कंपनी प्रीफर पे लेजर डिविडेंड। हाँ, अब ये कंपनी देखती है कि टैक्स रेट ज्यादा है। ओके, अब कंपनी देखती है कि टैक्स रेट क्या है, हाई है, तो नहीं देगी डिविडेंड, क्योंकि कंपनी को तो टैक्स देना होगा ना। डिविडेंड, वो डिविडेंड दे रही है शेयर होल्डर्स को, कंपनी को तो टैक्स देना है, और टैक्स रेट हायर है तो नहीं देगी। क्यों देगी? अगर देखती है कि टैक्स रेट लो है, ओके, तब क्या करेगी कंपनी, हायर डिविडेंड शेयर होल्डर को दे देगी। सीधा बात है, समझ में आया? यही टैक्सेशन पॉलिसी है। अभी और है, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। सही बात है, रेट ऑफ डिविडेंड और मार्केट वैल्यू। अब देखो, ए हायर रेट ऑफ डिविडेंड हैज पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द मार्केट। अब रेट ऑफ डिविडेंड अगर हायर है तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, क्योंकि ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, वेयर इज लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्रीज द शेयर प्राइस। अब रेट ऑफ डिविडेंड ज्यादा है, ओके, ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं, तो प्राइस भी, अगर मान लो ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं, ओके, मान लो पहले 5% देते थे डिविडेंड, अब 8% डिविडेंड दे रहा है, तो शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगा। और लो डिविडेंड हो जाएगा, मान लो 3% डिविडेंड दे रहा है, तो शेयर प्राइस भी लो हो जाएगा। यही है कॉन्सेप्ट, समझ में आया? अगर डिविडेंड ज्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड का ज्यादा है, तो शेयर प्राइस जो है, मार्केट का शेयर प्राइस का जो दाम है वो इंक्रीज होगा, और जो कम, अगर डिविडेंड लो रेट ऑफ डिविडेंड है तो शेयर प्राइस स्टॉक मार्केट का कम हो जाएगा, डिक्रीज। देखो, डिक्रीज हो गया ना, लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्रीज द शेयर प्राइस इन द स्टॉक मार्केट, हाई रेट ऑफ डिविडेंड इंक्रीज द, मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज द प्राइस इन द स्टॉक मार्केट। समझ में आया? ये कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। If the firm has easy access to capital market, that is either because it is financially strong and a large size, then it may depend less on return earning to finance their growth and follow a liberal dividend policy. However, अब if a firm has easy access to capital market, either because it is financially strong, अगर कंपनी बड़ी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ओके, तो देन इट में डिपेंड लेस ऑन रिटर्न अर्निंग, तो रिटर्न अर्निंग पे कम, अपना जो सेविंग है वो बचा के रखेगी, आराम से बिंदास। अब अच्छा रेपुटेड कंपनी है, बिंदास शेयर इशू करो, लोग खरीदेंगे ही, ऐसा है कि नहीं, लोग खरीदेंगे। However, a firm with limited access of capital market is likely to declare low dividend as it relies more on return earning। तो और जो जिसका क्या बोलते हैं एक्सेस कम है कैपिटल मार्केट में,
तो वो क्या करेगी, रिटेन अर्निंग अपना जो सेविंग है, जो रिटेन अर्निंग है, वही सोर्स अपनाएगी। ओके, उसी को इन्वेस्ट करेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया? एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, इफ द फर्म हैज इजी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट इधर बिकॉज इट इज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और लार्ज साइज, बड़े साइज का बिजनेस है, रेपुटेड बिजनेस है, रेपुटेड कंपनी है, या फिर उसका फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन इट में डिपेंड लेस ऑन रिटेन अर्निंग, तो रिटेन अर्निंग पे कम ध्यान देगी, शेयर इशू करेगी। अब उसको पैसे चाहिए तो शेयर इशू कर देगी। ओके, और बाकी उसका उल्टा, टू फाइनेंस देयर ग्रोथ and follow a liberal dividend policy. However, a firm with limited access to capital market is likely to declare low dividend. और जो क्या बोलता है, लिमिटेड एक्सेस है कैपिटल मार्केट में, तो उसको लो डिविडेंड वहां पे देगी, एज इट रिलाई मोर ऑन रिटर्न अर्निंग, क्योंकि रिटर्न अर्निंग पे डिपेंड है एज सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओके, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। लीगल कॉन्स्ट्रेंट, company act as a certain provision regarding payment of dividend. The payment of dividend should not affect the liquidity of the company. इसका मतलब समझो, जो कंपनीज एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट जो है वो कुछ प्रोविजन लगा देती है कि वो ये बोलती है कंपनीज एक्ट कि भाई तुम कंपनी समझो बात को, तुम अपना 100% जो पैसा है वो डिविडेंड पे मत दो, वो डिविडेंड पे ही पूरा मत दे दो, कुछ सेविंग भी करके रखो, कुछ लिक्विडिटी भी जरूरत होती है, कब क्या सिचुएशन आ जाए कोई नहीं जानता है। ओके, तो इसीलिए अपना 100% अमाउंट डिविडेंड पे खर्चा नहीं करना है। तो ये लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। अब कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है? व्हेन अ कंपनी बोरो लोन देन द लेंडर में पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। हाँ, अब जब कंपनी लोन लेती है, मान लो बैंक से लोन लेगी, तो बैंक से लोन लेगी तो बैंक ये देखता रहता है कि कंपनी पता चला कि सारा डिविडेंड ही दे रही है। ओके, तो वो बोलती है कि नहीं इतना डिविडेंड मत दो भाई, हम लोग को भी पेमेंट करना है। पता चला तुम उधर डिविडेंड ही देने में सारा पैसा खत्म तुम्हारा, तब तो हम लोग का इंटरेस्ट कब मिलेगा? ओके, तो ये भी ध्यान देती है कंपनी बैंक की, व्हेन अ कंपनी बोरो लोन देन द लेंडर में पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर। The companies are required to ensure that the payment of dividend does not violate the terms and condition of the lender. हाँ, अब डिविडेंड पे कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि चलो ठीक है डिविडेंड पे कर रहे हो, बैंक का भी जो पैसा है या डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है, बैंक का जो इंटरेस्ट है, वो भी टाइम पे मिल जाना चाहिए उन लोगों को। ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें भी ध्यान रखना होगा, और नहीं तो आप मत दो डिविडेंड, पहले ही बोल देती है। ओके, तो ये है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। चलिए कहाँ आ गया? ये सब कल करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से आपसे पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 4। ओके, हम लोगों ने 11 किए हैं, लेकिन हर चीज़ समझना जरूरी है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने डिविडेंड डिसीजन किया, फाइनेंसिंग डिसीजन किया, तो अच्छे से देख लेना आप लोग, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं और कैसा लगा वीडियो।